नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का ये लेक्चर नंबर 6 या 7 है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे वैद्युत रासायनिक के गुण। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको वैद्युत रासायनिक के कुछ गुण बता दिए थे और आज की वीडियो में हम वैद्युत रासायनिक के कुछ गुण और समझेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत रासायनिक श्रेणी को हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, मैंने आपको बताया था लिक वासर काना मजाल मंजनकर सन पव हाइड्रोजन फेकड़ कोनी सन पव हाइड्रोजन और फिर लिखा था कौन आए Hg आगे, कौन आए Hg आगे, ये कुछ था हमारा। तो आपको बता देते हैं लिक वासर, लिक दिखाई पड़ रहा, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, लिक वासर काना मजाल मंजन कर फेकड़ कोनी सन पव हाइड्रोजन, फेकड़ कोनी सन पब हाइड्रोजन और फिर लिखा था मैंने आपके कौन आए Hg आगे, कौन आए Hg आगे और उसके पश्चात लिखा था बीमार पति कल आओ, ये कुछ लिखा था, यानी BRPTAU ये कुछ था। ये हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी थी। मैंने इसको याद करने की ट्रिक इससे पिछली वीडियो में बताई थी और यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपसे ये कहूँगा सबसे पहले आप जाइएगा सबसे पहले इससे पिछली वीडियो और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। उस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप पहुँच जाएंगे जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जो आपकी एक वीडियो बनी है उस वीडियो पे, और उसमें ही आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है ये सभी चीज़ें मिलेंगी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के नियम मिलेंगे और बहुत सी चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा यदि आप यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने आए हैं, तो इससे पहले की सभी वीडियो आप देखिए तभी आपको ये क्लियर होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो भैया वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मैं कुछ गुण आपको बता चुका था और आज फिर कुछ गुणों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो देखिए अगला जो इसका अनुप्रयोग है, अगला जो अनुप्रयोग आता है इसका जो छठा अनुप्रयोग है रेडॉक्स अभिक्रियाओं की संभावना ज्ञात करने में, यानी जो आपकी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग रेडॉक्स अभिक्रियाओं की संभावना को ज्ञात करने में किया जा सकता है। मतलब जो दी हुई अभिक्रिया है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण होगा, यानी रिडक्शन होगा या ऑक्सीकरण होगा। ये हम लोग कैसे समझेंगे कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है। तो आपको बता दें इसमें क्या होता है, ये किस प्रकार बताता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। देखिए जो E0 बराबर होता है, E0 बराबर जिसका E0 यानी अपचयन विभव, यदि अपचयन विभव की देखिए दो तत्व दे रखे हैं, कहीं पर दो तत्व दे रखे हूं और दोनों तत्वों में जो अपचयन विभव का मान ज्यादा होता है, अपचयन विभव का मान ऑक्सीकरण विभव से ज्यादा होता है। मैंने क्या बताया, जिस समय अपचयन विभव का मान ऑक्सीकरण से ज्यादा होगा तो उस समय क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होने की संभावना होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन, भाई अपचयन का मान जितना अधिक होगा यानी अपचयन विभव ये कह सकते हैं E0 का मान जितना अधिक होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी मानक विभव का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा उतनी ज़्यादा ही संभावना होगी रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। अर्थात हम ये कह सकते हैं नीचे आने पर मानक अपचयन विभव बढ़ता जाता है। भैया ऊपर रहेंगे तो मानक अपचयन विभव कम होगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो मानक अपचयन विभव बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखना जब मानक अपचयन विभव की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस स्थिति में मानक अपचयन विभव की मात्रा ज़्यादा होती है उस स्थिति में रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं।
तो यहाँ पर लिखना है रेडॉक्स अभिक्रियाओं का मान अपचयन विभव पर निर्भर करता है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं का मान अपचयन विभव पर निर्भर करता है। अपचयन विभव पर निर्भर करता है। अभिक्रिया में अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का अपचयन विभव जितना अधिक होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का अपचयन विभव जितना अधिक होगा उतनी ही आसानी से वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कर सकता है, यानी अपनी रिएक्शंस को कर सकता है। तो यहां तक मैंने क्या बताया, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो क्या करेंगी, रिडक्शन करेंगी, और जिसका अपचयन विभव कम होगा यानी रिडक्शन विभव, जिनका ऑक्सीडेशन विभव यानी ऑक्सीकरण विभव ज्यादा। मैंने क्या बताया, जब ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा तो अभिक्रिया करेगी ऑक्सीकरण, तो अभिक्रिया में होगा ऑक्सीकरण। और जहां पर अपचयन विभव ज्यादा होगा, अपचयन विभव जो है ज्यादा होगा, तो वहां पर होगा हमारा अपचयन, यानी वहां पर होगा अपचयन। मैंने क्या बताया, जब ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, जब ऑक्सीकरण विभव ज्यादा तो ऑक्सीकरण होगा, और जब जो है अपचयन विभव ज्यादा होगा तो अपचयन होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं का जो मान है वो ऑक्सीकरण और अपचयन विभव पर निर्भर करता है। तो इसमें लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन विभव के मानों पर निर्भर करती हैं। रेडॉक्स लिखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन विभव के मानों पर निर्भर करती हैं। यदि पहले पॉइंट में लिखेंगे जहां पर अपचयन विभव ज्यादा होगा, वहां पर अभिक्रिया में अपचयन होगा, और जहां पर ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हम ये कह सकते हैं जहां पर अपचयन विभव ज्यादा वहां पर रिडक्शन होगा, और जहां पर ऑक्सीकरण विभव ज्यादा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ये पहला पॉइंट हुआ, यानी इस पॉइंट से हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन होगा, किस अभिक्रिया में रिडक्शन होगा। कैसे, यदि ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है रिडक्शन विभव से, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है रिडक्शन विभव से, तो हम कह देंगे इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा। और यदि हमारा अपचयन विभव ज्यादा है ऑक्सीडेशन विभव से, तो हम ये कह सकते हैं इस अभिक्रिया में अपचयन होगा यानी रिडक्शन होगा। इसके पश्चात जो अगला पॉइंट दे रखा है विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी विस्थापन अभिक्रियाओं की जांच कैसे की जाती है। देखिए, विस्थापन अभिक्रियाओं की जांच हम आपको बता दें, जो तत्व वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित है, ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, कहीं पर जैसे मैं रिएक्शन करूं, यहाँ पर जैसे कहीं पर रिएक्शन की जाए, एग्जाम्पल के लिए भैया ले लेते हैं CuSO4 देख लेते नोट किसकी रिएक्शन की गई है, कि विस्थापित कैसे होते हैं, जिसमें जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित है वो नीचे वाले तत्व को, मैंने क्या बताया, जो तत्व ऊपर स्थित है वो नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझें, जो तत्व हमारा ऊपर स्थित है, जैसे मानते CuSO4 है, CuSO4 का होल ट्वाइज है, CuSO4 का होल जो एक्वा सोल्यूशन है, यहाँ पर फोर ट्वाइज, क्योंकि इस पर Cu पर 2 होता है, यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन है, और जैसे मान लेते हैं Fe के साथ ये क्रिया करेगा। अब देखिएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में यदि हम आ जाएं, देखिए लिक्वासर, काना, मजाल, मंजन कर, उसके पश्चात ये हमारा आ रहा है, आयरन, और उसके पश्चात देखा जाए तो हमारा कॉपर आ रहा है, कहीं पर ये आ रहा है। तो इससे ऊपर कौन आ रहा है, हमारा आयरन आ रहा है। हमने क्या बताया,
विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो तत्व ऊपर उपस्थित होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वह नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है। वो कैसे विस्थापित करता है, तो इधर देखिएगा, मैं यहाँ पर रिएक्शन कर रहा हूँ एक। देखें भैया, जैसे ये CuSO4 है, अब हम इसमें आयरन की क्रिया करें तो इसमें ये आयरन क्या करेगा भैया। अभी जो मैंने बनाई थी पीरियोडिक टेबल, उसमें लिखा था लिक्वासर, काना, मजाल, मंजनकर, कहीं पर ये हमारा आ रहा था, यहाँ पर Fe आ रहा था और यहाँ पर आ रहा था Cu। तो देखने को हमें मिल रहा है कि भैया हमारा Fe क्या है, ऊपर है, और Cu हमारा क्या था, नीचे था। तो ये Fe क्या करेगा, FeCu को अलग कर देगा। Fe क्या करेगा, हमारा Cu को अलग कर देगा। तो बेचारा Cu हमारा विस्थापित हो जाता है और Fe बन जाता है FeSO4। क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो विस्थापन अभिक्रियाओं में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर उपस्थित होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर उपस्थित होता है वो नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर पॉइंट में लिख लेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर उपस्थित होता है। 2 मिनट रुक जाइए, कट रहा है थोड़ा। चलो मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर उपस्थित होता है वह नीचे वाले तत्व को रासायनिक अभिक्रिया के समय विस्थापित कर देता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जैसे CuSO4 था। CuSO4 में जब मैंने आयरन को मिलाया, यानी आयरन की क्रिया की CuSO4 के साथ, तो आयरन क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा, यानी इसे अलग कर देगा और स्वतः जुड़ जाएगा, यानी अपने आप जुड़ जाएगा SO4 के साथ, तब ये बना लेगा FeSO4। इससे हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट। और कॉपर को क्या करता है, विक्षेपित कर देता है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब देखिएगा उसके पश्चात कुछ चीजें और, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कैसे होता है, तो कुछ यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा रफ करते हैं। डस्टर हमारा कहाँ गया भाई, कपड़ा रफ करने वाला मिल गया, चलो। धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। भैया धातु ऑक्साइडों के द्वारा, यानी धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन, इसकी भी पहचान हम लोग करते हैं। धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन होता है, धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन। तो अगली हेडिंग जो आपकी है, धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन किस प्रकार होता है। मैं आपको बता दूं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे, भैया अभी जो बनाई थी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, लिक्वासर, काना, मजाल,
मंजन कर फेसन पव फेकड़ कोणी सन पब हाइड्रोजन। भैया इसमें देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व हमारे आयरन से नीचे उपस्थित हैं, कहीं पर ऐसी कोई आपको रिएक्शन मिल जाए तो दिमाग में बसा लेना, क्योंकि ये रूल है। यहाँ पर वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी तत्व जो हमारा आयरन से नीचे आ रहा है, यदि हम इसके ऑक्साइड को, जैसे मान लेते हैं हम ऑक्साइड ले लेते हैं, यहाँ पर कॉपर भी आएगा, कॉपर के पश्चात Ni आया है, जैसे मान लेते हैं Ni जो हमारा निकिल है। अब निकिल का ऑक्साइड लेते हैं भैया, क्योंकि आयरन के नीचे जो भी आती हैं धातुएं, जैसे निकिल धातु है और ये कैंडियम धातु है, कोबाल्ट धातु है, टिन धातु है, पीबी, और ये देखिए कॉपर भी हमारी क्या है, धातु है। ये सभी धातुएं हैं और धातुओं को ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड, तो ऑक्साइड को जोड़ दिया। अब इस धातु के ऑक्साइड को यदि हम हाइड्रोजन के साथ इनकी क्रिया करें, इनकी क्रिया यदि हम हाइड्रोजन के साथ करें तो हाइड्रोजन क्या करता है, धातुओं को अपचयित कर देता है, यानी धातुओं को निकाल देता है साइड में। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो निकिल है वो हमारा निकल जाएगा और यहाँ पर H2 जुड़ जाएगा O के साथ, तो बना लेगा H2O। इसी प्रकार जैसे कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है, यदि हम उसे क्या करें, हाइड्रोजन यानी H2 के साथ उसकी क्रिया करें, या जहाँ पर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पर मैं कॉपर ऑक्साइड को डाल दूँ, तो एक क्रिया क्या होगी, तो क्रिया आपकी ये होने वाली है, उसमें एक कॉपर क्या होगा, साइड हो जाएगा, यानी अपचयित हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहाँ पर जो H2 है वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये रूल आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ोगे तो उनमें बहुत ये काम आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित धातुओं के ऑक्साइडों को हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करने पर, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराने पर वो कौन भैया, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन धातु को अपचयित कर देता है। मैं एक बार दोबारा फिर बोल देता हूँ, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे जो धातुएं उपस्थित हैं उनके ऑक्साइडों की क्रिया हाइड्रोजन से करते हैं तो हाइड्रोजन धातुओं को अपचयित कर देता है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है। और इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं धातु निष्कर्षण, ये अपने आप लोग कॉपी से पढ़ लेना, किताब से। और इसके अतिरिक्त 3-4 जो पॉइंट है मैं उसे लीव कर रहा हूँ, जो मेन पॉइंट थे उनको मैंने करवा दिया है। अब आ जाइएगा वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल क्या है देखते हैं। वैद्युत वाहक बल, तो वैद्युत वाहक बल क्या होता है आपको बता दें। वैद्युत वाहक जो बल होता है, यानी ये देखिए हमारा एक इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड मान लेते हैं ये हमारा है भैया एनोड, और ये हमारा है कैथोड, ये हमारा है कैथोड। अब भैया एनोड, वैद्युत सेलों में एनोड को मैंने बताया है, जो एनोड होता है वो ऋणावेश होता है और जो कैथोड होता है वो धनावेश होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजने की प्रवृत्ति ही, यानी एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की प्रवृत्ति ही कहलाती है वैद्युत वाहक बल। परंतु ये आपको कहीं पर लिखनी नहीं है, जो लिखना है वो आपको क्या लिखना है, 2 अर्ध सेल। अब देखिए भैया अर्ध सेल की बात की जाए, यानी वह सेल जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रोड हो, तो ऐसी कोई सेल नहीं हो सकती इसमें कोई एक इलेक्ट्रोड हो। तो जो एक इलेक्ट्रोड वाली सेल होती है उसे हम कहते हैं अर्ध सेल। तो यहाँ पर लिखना 2 अर्ध सेलों के वैद्युत वाहक बलों के, 2 अर्ध सेलों के वैद्युत वाहक बल, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को
दो अर्ध शेल, भैया ये हमारी एक शेल हो गई, इसमें ये मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हमने बताया है या फिर कैथोड है, ये क्या है, कैथोड है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा मान लेते हैं E0C होगा, E0C होगा। अब एक दूसरी यहाँ पर मैंने अर्ध सेल ले ली, ये हमारी अर्ध सेल हो गई। अब इसमें मैंने एक ये इलेक्ट्रोड डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया, और इसमें इसको मान लिया मैंने एनोड, इसको मान लिया मैंने एनोड, तो इसका भैया मान लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव जो है E0A है, E0A है। अब इनको हम लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को एक तार की सहायता से जोड़ देते हैं, तब ये बन जाती है हमारी संपूर्ण सेल। तो ये बनती है हमारी क्या, संपूर्ण सेल। तो अब इसमें सेल का वैद्युत वाहक बल हम लोग समझने चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी हुई दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही, दी हुई दो अर्ध सेलें, एक ये वाली अर्ध सेल और एक ये वाली अर्ध सेल, दी हुई दो अर्ध सेलों के अंतर, अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यदि हम सेल विभव को निकालना चाहें तो मान लेते हैं सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव E बराबर हम मान लेंगे भैया क्या, E0 कैथोड और E0 एनोड। अर्थात हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव की या वैद्युत बल, वैद्युत वाहक बल की परिभाषा को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, दी हुई दो अर्ध सेलों के, दी हुई दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही, इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं या सेल विभव कहते हैं, या सेल विभव कहते हैं। मैंने क्या बताया, दी हुई दो अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर, इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही वैद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। ये हुआ हमारा सेल विभव। अब देखिए इसका फार्मूला अब ये हो जाए, कहीं पर कुछ स्थितियां इसकी होती हैं, ध्यान रखना। हम लिख सकते हैं, इसको हम ई से लिखते हैं, सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे हम ई से लिखते हैं, और ये हमारा कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है, इसको कैथोड यानी E0C लिखेंगे, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव है एनोड का, इसे इस प्रकार लिखेंगे। अब कहीं पर ऐसी स्थितियां दे दी जाएं, यदि आपको कुछ स्थितियों में एनोड का ऑक्सीकरण विभव दे दिया जाए, पॉइंट समझ लीजिए, यदि आपको यहाँ पर एनोड का यानी पॉजिटिव का एनोड यानी जो आपका एनोड होता है यहाँ पर लिख देते हैं, यदि एनोड का ऑक्सीकरण विभव दे दिया जाए, यदि आपको एनोड का ऑक्सीकरण विभव दे दिया जाए और कैथोड का अपचयन विभव दे दिया जाए, भैया ये अपचयन विभव को हम प्रदर्शित कर देते हैं यहाँ पर, एनोड का ऑक्सीकरण विभव और कैथोड का अपचयन विभव दे दिया जाए, मतलब या तो कैथोड का मैंने क्या था भैया, एनोड का ऑक्सीकरण विभव दिया हो और कैथोड का अपचयन विभव दिया हो, तो हम कह दें सेल का वैद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है E बराबर हो जाएगा E0 एनोड प्लस E0 कैथोड, यानी जब एक का ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो, एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन विभव दे रखा हो, तो सेल का वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं भैया, जोड़ देते हैं। अच्छा, यदि कहीं पर एक ऐसी स्थिति दे दे कि दोनों का ऑक्सीकरण विभव ही दे दे, दोनों का यदि ऑक्सीकरण विभव ही दे दे, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं भैया, देखें, दोनों का ऑक्सीकरण विभव जब दिया जाए तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर नंबर 2 पर लिखेंगे, दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा। यदि पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया, फार्मूला तो आपका ये हो गया, दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताया, यदि एनोड का ऑक्सीकरण विभव दे रखा है और कैथोड का अपचयन विभव दे रखा है, तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगली स्थिति में मैंने बताया, यदि इलेक्ट्रोड और कैथोड दोनों का ही ऑक्सीकरण विभव दे दिया जाए, यानी जो स्थिति नंबर 2 है,
इलेक्ट्रोड एवं यहाँ पर लिखेंगे एनोड एवं कैथोड दोनों का ऑक्सीकरण विभव दिया जाए, दोनों का ऑक्सीकरण विभव दे दिया जाए तो भैया सेल का वैद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे। तो सेल का वैद्युत वाहक बल, तो सेल का वैद्युत वाहक बल, तो सेल का वैद्युत वाहक बल बराबर, इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर E बराबर जो आपका हो जाएगा E एनोड माइनस E कैथोड होगा, E एनोड माइनस E कैथोड। ध्यान रखना ये कब के लिए है, जब दोनों का ऑक्सीकरण विभव दिया हो, जब दोनों का ऑक्सीकरण विभव दिया हो तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा। जब एक का ऑक्सीकरण विभव और एक का अपचयन विभव दिया हो तो सेल का फार्मूला इस वाले, सेल का वैद्युत वाहक बल इस फार्मूले के अनुसार निकालेंगे। जब दोनों का ही ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो तो इस प्रकार निकालेंगे। स्थिति नंबर 3, यदि जब दोनों का अपचयन विभव दे रखा हो, यानी कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब दोनों का केवल और केवल अपचयन विभव ही दे रखा है, तो स्थिति नंबर 3 यहां पर लिख लीजिएगा, जब दोनों इलेक्ट्रोडों का अपचयन विभव ही दे रखा हो, अपचयन विभव ही दे रखा हो तो सेल का वैद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो E बराबर होता है वो भैया E एनोड यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाता है E कैथोड, यहाँ पर क्या हो जाएगा E कैथोड माइनस E एनोड हो जाएगा, E एनोड हो जाएगा। बस यही 3 स्थितियां हैं। मैंने क्या बताया, दोबारा फिर सुन लीजिए। वैद्युत वाहक बल, सेल का वैद्युत वाहक बल में मैंने क्या बताया, 2 अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, 2 अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही हम सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं या सेल विभव कहते हैं। पहली स्थिति में मैंने बताया ये फार्मूला, यदि एनोड का ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो और कैथोड का, ये फार्मूला, सबसे पहले ये फार्मूला निकाला था मैंने, ये फार्मूला, यानी इसमें कोई भी स्थिति नहीं है, यहाँ पर कोई भी स्थिति क्लियर नहीं थी उस समय के लिए आपका ये वाला फार्मूला। दूसरी स्थिति में मैंने क्या बताया, जब एनोड पर ऑक्सीकरण, यानी एनोड का ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो और कैथोड का अपचयन विभव दे रखा हो तो इस स्थिति में सेल का वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए दोनों के विभवों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों के इलेक्ट्रोड विभवों को जोड़ देंगे तो हमें सेल का वैद्युत वाहक बल मिल जाएगा। यदि दोनों एनोड एवं कैथोड दोनों का ऑक्सीकरण विभव दे रखा है तो इस वाले फार्मूले के अनुसार हम सेल का वैद्युत वाहक बल निकालेंगे, और जब दोनों का अपचयन विभव दे रखा है तो इस वाले फार्मूले के अनुसार हम लोग निकालेंगे क्या, सेल का वैद्युत वाहक बल। अब इसके पश्चात डालिए मानक इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग, और मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये एक प्रकार की अर्ध सेल होती है। देखिए भैया आपको बता दें, मानक इलेक्ट्रोड हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मानक इलेक्ट्रोड की जरूरत हमें क्यों पड़ी। बात ये थी, जैसे हमने ये कोई अर्ध सेल बना ली, अब इसमें कोई हमारा पात्र भरा हुआ है, सिर्फ पात्र नहीं भरा हुआ है, यहाँ पर कोई पदार्थ का घोल भरा हुआ है और इसमें हमने ये इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रोड डाल दिया तो ये हमारी बन गई अर्ध सेल, तो ये हमारी क्या बन गई, अर्ध सेल। और एक अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना इम्पॉसिबल है। एक अर्ध सेल का, यानी एक अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, कहा भाई कुछ ऐसा करो, एक ऐसी सेल बना लेते हैं, एक ऐसी सेल बनाते हैं जिससे हम जोड़ तो सकें इसके साथ, परंतु इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो, इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पर जो दूसरी सेल जोड़ी गई, यानी दूसरी सेल जोड़ी गई, उसको नाम दे दिया गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे ही जोड़ देते हैं और लवण शेप से इन दोनों को जोड़ते हैं
और तार की सहायता से इन इलेक्ट्रोडों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब भैया इसका जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है 0, और जो भी मान निकल आता है इस समय इस वाले इलेक्ट्रोड विभव का मान निकल आता है, यानी इस वाले इलेक्ट्रोड का इस अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव हमें मिल जाता है। तो भैया यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं, मानक इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हम एक अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, या उसकी गणना हम लोग आसानी से नहीं कर सकते थे। तो उस किसी अर्ध शेल के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड विभव को तैयार किया, जिसका इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से हम लोग शून्य मानते हैं, स्वेच्छा से शून्य मानते हैं। और इन दोनों को चित्रानुसार जोड़ करके किसी भी अर्ध शेल का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब डालिएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, और इसमें आप लोग चित्र बना लीजिएगा, और चित्र बनाने के पश्चात ये थ्योरी लिख लेना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। चलो देखिए इसमें होता क्या है, ये एक पात्र मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये डाल लेना हेडिंग। इसमें इस प्रकार का एक पात्र होता है, ये हमारा पात्र है, और इसमें हम भर देते हैं ऐसी सांद्रता वाला HCl जिसकी सांद्रता होती है 1 मोल, यानी इसमें 1 मोल सांद्रता वाला हम लोग भर देते हैं HCl। इसमें मैंने एक ऐसा विलयन भर दिया जो है हमारा HCl, इसकी सांद्रता है 1 मोल। क्या है भैया, 1 मोल है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक प्लेटिनम का तार डाल देते हैं, प्लेटिनम का तार डालेंगे। देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेटिनम का तार डाल दिया, ये PT का हमने क्या किया, तार डाल दिया, और ये PT का तार डालते हैं, और इसमें हम लोग PT का एक टुकड़ा नीचे बांध देते हैं, इसमें संपर्क कर देते हैं। अब इस पूर्ण निकाय को हम कांच की नली से बंद कर देते हैं, बिल्कुल सील्ड कर देते हैं, ताकि इसके अंदर बिल्कुल ये न जा सके। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ऐसे इसको मैं सील करता हूँ यहाँ से, ये देखिए, चलो ये मैंने इसे सील्ड कर दिया। इस प्रकार ये सील्ड हो जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती रहती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ये ठीक है। इस प्रकार का जो हमारा बनता है, ये जो है कांच की नली है, ये कांच की नली है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग डालेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें एक पात्र होता है जिसमें HCl भर देते हैं, जिसकी सांद्रता 1 मोल होती है, जिसकी सांद्रता 1 मोल होती है। और इसी विलयन में हम एक PT की पत्ती या PT का तार डाल देते हैं, और उसी तार में एक PT की प्लेट बांध देते हैं। PT मतलब प्लेटिनम का टुकड़ा बांध देते हैं, और इस प्लेटिनम के तार और टुकड़े को इस प्रकार सील्ड कर देते हैं, जिससे इसका बाहरी सिरों से यानी बाहर से कोई भी संपर्क नहीं रहता है, ठीक है, बाहर से कोई भी संपर्क नहीं रहता है। इस प्रकार जो हमारा बनके तैयार होता है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार होता है। ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो विभव हम लोग मानते हैं, स्वेच्छा से मानते हैं 0, इसका इलेक्ट्रोड विभव हम लोग मानते हैं क्या, 0। और ये देखिए इसकी थ्योरी आपकी मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। चलो मैं थोड़ा रफ करता हूँ, इस चित्र को आप लोग बना लेना, और चित्र सहित मैं थ्योरी यहाँ पर लगा रहा हूँ, इसे विधिवत रूप से आप लोग पढ़ लेना और ये लिख भी लेना। चलो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, चलो हाँ ये आपकी स्क्रीन पर, थैंक यू। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विधिवत रूप से पढ़ने से, अच्छी तरीके से इसे पढ़ें, उसके पश्चात याद कर लें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।